नमस्ते, राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि हमारी हिंदी भाषा किन किन चरणों से होकर गुजरी। मैंने पार्ट 2 में आपको हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत, उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में आपको विस्तार से समझाया था। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये पाली भाषा समझ में आएंगी। तो पार्ट 2 में मैंने आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में बताया था कि वैदिक संस्कृत जिसमें हमारे वेद उपनिषद की रचना हुई, जिसका समय 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद हमारी लौकिक संस्कृत जो जन जन की भाषा है, जिसमें रामायण महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, जिसका समय 1000 से 500 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद हम आगे अब पाली भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये पाली भाषा वो प्राचीन आर्य भाषा थी, जिसमें संस्कृत और प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। उसके बाद आई मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 भाषाएं आती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो हम सबसे पहले पाली भाषा को पढ़ेंगे। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा, उसके मध्यकालीन आर्य भाषा में प्रथम आर्य भाषा आती है पाली भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। अब आपको ध्यान रखना है कि 500 ईस्वी पूर्व, उसके बाद ही 1000 ईस्वी। तो 500 ईस्वी पूर्व यानी कि जो हमारे जीसस थे, ईसा मसीह के गुरु, उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म से जो पूर्व का जो समय होता है उसे ईस्वी पूर्व माना जाता है, और उनके जन्म के बाद का जो समय होता है उसे ईस्वी माना जाता है। इसलिए 500 ईस्वी पूर्व यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म 500 में हुआ था, उससे पहले 500 ईस्वी पूर्व और उसके बाद की जो भाषा है 1000 ईस्वी मानी जाती है। इसलिए हमें ईस्वी पूर्व ईस्वी का पाली भाषा में अवश्य करके ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसी से ही एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि पाली भाषा का समय हमें उसमें ईस्वी पूर्व और ईस्वी का ध्यान रखना है। उसके बाद पाली भाषा का अर्थ क्या है? पाली भाषा को ग्रामीण भाषा कहा जाता है, पालने वाली कहा जाता है, मूल पाठ कहा जाता है और बुद्ध वचन कहा जाता है। पाली भाषा को पालने वाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बुद्ध धर्म की रक्षा करी, इसलिए इसे पाली भाषा कहा जाता है। ग्रामीण भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रामीण जन जन की भाषा है, इसलिए इसे ग्रामीण भाषा कहा जाता है। इसे मूल पाठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, और बुद्ध वचन क्योंकि ये बौद्ध धर्म की भाषा है, इसलिए इसे बुद्ध वचन कहा जाता है। उसके बाद पाली भाषा की उत्पत्ति या पाली शब्द की उत्पत्ति। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाली शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है? तो पाटली यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी मगध का जो क्षेत्र था, वहां पर पाली भाषा बोली जाती थी, इसलिए पाटली शब्द से ही पाली भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद पंक्ति से इसलिए मानी जाती है क्योंकि पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पाली भाषा का जन्म किया था, पाली भाषा का आधार लिया था। इसलिए इसे बुद्ध वचन यानी कि जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, जो अपने वचन दिए, वो पाली भाषा में दिए, इसलिए वो वचन पंक्तियों में बद्ध है, इसलिए इसे बुद्ध वचन की पंक्ति कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसे मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था कहा जाता है। यानी कि मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था से मतलब ये है कि जैसे मध्यकालीन आर्य भाषा शुरू होती है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा में प्रथम ही हमारी आर्य भाषा होती है पाली भाषा। तो पाली भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था कहा जाता है। उसके बाद इसे पाली भाषा को मातृदी भाषा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मातृदी भाषा किसे कहा जाता है, या मातृदी भाषा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पाली भाषा का, यानी कि पाली भाषा को मातृदी भाषा भी कहा जाता है। उसके बाद है कि उसके बाद कहा गया है कि बौद्ध धर्म की भाषा, अतः पाली भाषा को बौद्ध धर्म की भाषा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो 3 ग्रंथ हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो जो बौद्ध धर्म के जो 3 ग्रंथ हैं यानी कि त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, हमें यह भी याद होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के सिर्फ 3 ही ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला लिखा गया है सुक्त पिटक, फिर लिखा गया है विनय पिटक, फिर लिखा गया है अभिधम पिटक। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो हमें याद होना चाहिए कि इन तीनों ग्रंथों की रचनाएं पाली भाषा में हुई है। उसके बाद इसलिए पाली को बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली कहा जाता है, क्योंकि पाली भाषा में ही ये तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए इसे बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस भाषा को बौद्ध साहित्य की रचना करने वाली भाषा कहा जाता है? तो हम कहेंगे कि पाली भाषा को बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाली भाषा कहा जाता है।
उसके बाद है सम्राट अशोक। जो महान सम्राट अशोक थे, उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उन्होंने पाली भाषा में ही, क्योंकि पाली बौद्ध धर्म की भाषा ही पाली थी, तो उन्होंने अपने शिलालेख, आपसे पूछा जाएगा कि अशोक ने अपने शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं। अशोक ने अपने शिलालेख पाली भाषा में लिखे हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख की रचना किस भाषा में हुई है, पाली भाषा में हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कि पाली के व्याकरणकर्ता कच्चायन और मुगलायन ऋषि को माना जाता है। यानी कि कच्चायन मुगलायन दो ऋषि थे जिन्होंने पाली भाषा का व्याकरण लिखा था। तो आपसे पूछा जाए कि पाली भाषा के व्याकरणकर्ता कौन है, कच्चायन मुगलायन। कच्चायन या मुगलायन किस भाषा के व्याकरणकर्ता है, पाली भाषा के व्याकरणकर्ता है। उसके बाद पाली भाषा को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली। क्योंकि संस्कृत तो उस टाइम पे वेद पुराणों की भाषा थी, भगवान की भाषा संस्कृत को माना जाता है, तो प्रथम भाषा ही पाली भाषा आई, इसलिए इसे प्रथम देश भाषा कहा जाता है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। अब ये सबसे पुरानी प्राकृत क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्यकालीन आर्य भाषा की 3 भाषाएं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो प्राकृत बाद में आई है, पाली पहले आई है, इसलिए इसे पुरानी प्राकृत कहा। क्योंकि प्राकृत से पहले आने वाली भाषा इनकी पुरानी हो गई, जो पहले आता है उसे पुराना कहा जाता है, तो इसे पुरानी प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। अब आपके इनसे कितने सारे क्वेश्चन इसी एक ही स्लाइड से बनेंगे, जो मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दिया है। अब आपके कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वन लाइनरी हमारी जो भी एग्जाम होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, तो 4 ऑप्शन आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाली भाषा का समय क्या था, वहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो हमें याद है कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, तो हम आसानी से इसे लगाकर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपके प्रश्न आया कि ग्रामीण भाषा किस भाषा को कहा जाता है, या बुद्ध वचन की भाषा किस भाषा को कहा जाता है, तो हम बताएंगे पाली भाषा को कहा जाता है। उसके बाद आपके प्रश्न आए कि मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषा किसे कहा जाता है, या प्रथम अवस्था किसे कहा जाता है, तो पाली भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि मातृदी भाषा किसे कहा जाता है, मातृदी भाषा भी पाली भाषा को कहा जाता है। फिर आपके आएगा कि बुद्ध धर्म की भाषा कौन, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, या गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए और बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख किस भाषा में लिखे। तो सम्राट अशोक ने, अब आपके क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन आएंगे। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख किस भाषा में लिखे, एक आएगा पाली भाषा, एक आएगा प्राकृत, एक अपभ्रंश, एक संस्कृत आ जाएगा। तो हमें याद है कि सम्राट अशोक ने अपने ग्रंथ पाली भाषा में लिखे थे, तो हम पाली भाषा को टिक करके आ जाएंगे। उसके बाद पूछा जाए आपसे कि पाली भाषा के व्याकरणकर्ता कौन है, किसे माना गया है, क्योंकि ये अभी तक सिद्ध नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कच्चायन मुगलायन इनके व्याकरणकर्ता माने गए हैं। और प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है, आपके प्रश्न आएगा प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन आए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत। तो हम संस्कृत लगा के आ जाएंगे, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह प्रथम देश भाषा है। प्रथम देश भाषा किसे कहा गया है, पाली को, और सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और प्रथम देश भाषा है पाली। उसके बाद सबसे पुरानी प्राकृत किसे कहा गया है, सबसे पुरानी प्राकृत भी कहा गया है पाली भाषा को। अब ये जो मैंने आपको समझाया है, ये आपके यूजीसी नेट जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, जो नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है, क्योंकि उनकी पहली यूनिट है हिंदी भाषा विज्ञान, तो उसमें पाली भाषा के बारे में आपसे पूछा गया है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश सेट होती है, अन्य राज्यों की जो सेट की एग्जाम होती है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जो हिंदी साहित्य के बच्चे, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, या जो एमए कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो उनके भी हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं, उनके पूरा ही सिलेबस ये ही दे रखा है। तो अगर अभी आप 5 साल हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ लेते हो, तो जैसे आपका एमए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, आप आसानी से यूजीसी नेट या सेट की एग्जाम निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो वर्ग 1 की तैयारी करे, पात्रता परीक्षा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसे डिटेल में जैसे मैंने लिखा है 1 बाय 1 आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जब भी उसका नोट्स का रिवीजन करें, आप आसानी से रिवीजन करें। जैसे मैंने मोस्ट पर हाईलाइट करा है, आपको वैसे ही रेड के पेन से हाईलाइट करना है। और
जो भी मैंने आपको समझाया है वो ऐसे ही डिटेल में आपको नोट्स बनाए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जो मैंने इंपॉर्टेंट स्टार लगाया आपको स्टार लगाना है, जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। इसलिए धन्यवाद, राधे राधे। आप डेली ही अगर आपको इस तरह की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे सरल आसान तरीके से और बिना पैसे खर्च करे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ पाए। धन्यवाद, राधे राधे। आप इसको आराम से उतार लीजिए।